नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार मुश्ताक भाई शाह हमारे साथ में है, जो जॉब तो अकोला में करते हैं लेकिन अमरावती से बिलोंग करते हैं। पिछले कई सालों से शिक्षक आंदोलन में साथी शिक्षकों की समस्या, क्योंकि बीएड कॉलेज में पढ़ाने के कारण इन्हें पता है कि शिक्षकों को क्या समस्या हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। अब आने वाले 1 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है शिक्षक मतदार संघ का, उसमें सहभागी है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए निश्चित रूप से पहले जो चुनाव हुआ करते थे शिक्षक मतदार संघ के, हमने देखा कि किसी को पता भी नहीं होता था और चुनाव हो जाता था। मालदुरे सर के बाद में पांडे सर के बाद में खोटरे सर तक तो चुनाव एकदम खामोशी से होता रहा। लेकिन पिछले साल से, जब से श्रीकांत देशपांडे थे, अरुण शेड़के खड़े थे, खोटरे साहब वापस खड़े थे, इन लोगों ने चुनाव में आम रंगत ला दी है। यह भी चुनाव पूरा अब जनता के बीच में होने लगा। हालांकि वोटर्स इनके सीमित है, मात्र 36,000 वोट है जो शिक्षक रजिस्टर्ड हो जाते हैं चुनाव से पहले एक दी हुई तारीख तक, उतने ही लोग वोट कर सकते हैं। आम चुनाव नहीं है, यह विधान परिषद का चुनाव है। इसमें शिक्षक लोग मतदान करते हैं। बस इसका प्रॉब्लम यह है कि हर मतदार संघ में हमने देखा है कि जिस मतदार संघ से खड़ा होना है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन उस भाग में, जैसे अमरावती महानगर पालिका से किसी वार्ड से खड़े होना, तो अमरावती महानगर पालिका में उसका कहीं तो भी वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। लेकिन यह मतदार संघ ऐसा है, यदि शिक्षक ना भी हो आप तो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मुश्ताक भाई शिक्षक है। अब किस प्रकार चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे और शिक्षकों की क्या समस्या इनके मन में उठी जो इन्होंने चुनाव लड़ने की सोची, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद में होता है कि शिक्षकों के साथ में काम करना पड़ता है, शिक्षकों की समस्याएं होती है, वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम जानते हैं। मुश्ताक भाई, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत जी। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। क्या आपका सोचा इस चुनाव लड़ने के लिए, क्यों आप लड़ना चाह रहे हैं चुनाव ऐसा? जी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, जहाँ जहाँ भी तो मेरी बात पहुँच रही है, धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ और तमाम साथियों को देता हूँ, सबको शुभकामनाएं। सर जी, मन ऐसा बनाया गया है कि पिछले 20-30 सालों से बीएड कॉलेज जो समाज में समाज बनाने वाले लोगों को तैयार करके देते हैं, ऐसे बीएड कॉलेज जो हैं पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों मतलब शिक्षक वहाँ जो काम करते हैं वो बिना अनुदानित तत्व पर कई सालों से काम कर रहे हैं। शासन ने महाराष्ट्र में कई कॉलेज बीएड के शुरू कर दिए हैं, जैसा कि अमरावती यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 कॉलेज हैं जिसको गवर्नमेंट से मतलब पेमेंट मिलती है या अनुदानित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक तो शिवाजी कॉलेज है अनुदानित, बाकी 3 गवर्नमेंट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, बुल्ढाना, अकोला और यवतमाल। वाशिम में तो गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है अभी। तो यही कॉलेज जो है आम लेक्चरर्स और प्रोफेसर के जैसा फुल पेमेंट लेते हैं। बाकी हज़ारों बीएड कॉलेज है, हज़ारों स्टूडेंट वहाँ से आज तक निकल गए हैं। हमारे स्टूडेंट जो हैं हेडमास्टर जूनियर कॉलेज पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं बहुत अच्छी। लेकिन जो उनको तैयार कर रहा है, जो उनको बना रहा है, वो कई सालों से शोषित हो रहा है। और ये शोषण रोकने के लिए उसी के साथ साथ जो शिक्षक बिना अनुदानित शालाओं में काम कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शोषण होता है। देखिए, शिक्षक जो है समाज का एक बहुत बड़ा सम्मानपूर्वक एक व्यक्तिमत्व है। शिक्षक की मेरी नज़र तैयार उसको बोला ही जाता है ना, नेशन ऑफ बिल्डर कहा जाता है। समाज को बनाने वाला, भविष्य को बनाने वाला, मुस्तकबिल को बनाने वाला कहा जाता है। लेकिन शासन की कुछ नीतियाँ और समाज का एक उसके तरफ से कुछ पैसा रहा कि जो बना रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, उनकी तरफ भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे पहले मेरा वही है कि भी शिक्षक, हमारे बीएड कॉलेज में जितने हज़ारों लेक्चरर्स हैं जिनकी डिग्रियां, मेरी खुद के मैं जो है डबल पीएचडी है, मेरा उर्दू में भी है, एजुकेशन में भी है, एमफिल भी है, और मेरे जैसे बहुत सारे मुझसे भी ज़्यादा लिटरेटेड लोग हैं, लेकिन 20 साल 30 साल से रिटायरमेंट को आगे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज तक सदन में किसी ने नहीं रखी। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात, समाज में शिक्षक जो है, मैं बार बार बच्चों को कोटेट करता हूँ कि भी शिक्षक की जो है ये एक व्यवसाय नहीं है, पेशा नहीं है, एक सम्मानपूर्वक ओहदा है। और जो अच्छा टीचर होता है वो लोकप्रिय होता है, प्रसिद्ध नहीं।
लोकप्रियता पाने के लिए आपको दिल में उतरना पड़ता है, परिस्थिति तो ज़रा सा काम करने के बाद नहीं मिल जाती है। तो ये कोटेशन है, मेरी एक बुक है यूनिवर्सिटी में लगी है, सिलेबस में यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उसके पीछे वही कोटेशन किया है कि भाई मौलवी जो है एक पेशा नहीं, रुतबा है। और मौलवी जो है, अच्छा मौलवी जो है वो लोकप्रिय होता है, प्रसिद्ध नहीं। दोनों भी जो वर्तमान शिक्षा नीति चल रही है, कहीं आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है करके सारा का प्रोफेशनलिज्म, सेवा का भाव रह गया नहीं। देखिए उसके बाद भी आप ये नहीं बोल सकते हैं, कई ऐसे टीचर हैं जिनकी सेक्रीफाइस है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे अच्छे टीचर का कुछ ना कुछ साथ रहा, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। टीचिंग पेशा आज हो गया प्रोफेशनली, लेकिन आज भी सर कई ऐसे लोग हैं जो सेवा भाव से स्टूडेंट तैयार करते हैं। वो स्टूडेंट के मन तक, स्टूडेंट के मतलब आखिर तक पहुंचकर जिस स्टूडेंट का मैं कितना भला कर सकता हूं, इसका प्रोग्रेस कितना कर सकता हूं, आज भी ऐसे मानसिकता वाले हज़ारों शिक्षक आपको मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपके चुनाव में किस प्रकार से काम में है? हाँ, ये तो कैसा हर शिक्षक करता है। ठीक है सर। हाँ। हर शिक्षक के दिल में ये रहता है कि मेरे जो भी काम करता है कि मेरे यहाँ से अच्छा निकले। हर स्कूल का रहता है कि मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरिट में आए। बराबर। हर शिक्षक चाहता है कि मेरा चाहिए। ये हो गया एक शिक्षक की जिम्मेदारी होगी सर। इस हर शिक्षक जिम्मेदार। आप इस मतदार संघ में जितने भी शिक्षक होंगे सभी की सोच ऐसी होंगी। बराबर। लोग वोट किसको देंगे, आपको क्यों देंगे? हाँ, मुझे सर, मैं जो आया हूँ मुद्दा लेकर सामने, मैं सबसे पहला मुद्दा ये लेके आया हूँ कि जो बिना अनुदानित जितने भी शालाएं हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको अनुदान करवाना। दूसरा, शिक्षक एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में जी रहा है। आप देख रहे होंगे जिला परिषद के टीचर्स को जो है आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहीं आप इंग्लिश मीडियम की स्कूलें देखिए तो वहाँ के, लेकिन वहाँ की स्कूल की पट संख्या कम होने की वजह से कहीं ना कहीं टीचर ऐसा है कि कब मेरा स्कूल बंद हो जाएंगी, कब मैं जो कुछ दूसरी जगह भेज देना पड़ेगा। रिटायरमेंट तो निकाल नहीं सकती गवर्नमेंट उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर एक एडजस्ट, एक तालमेल जो होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो चीज़ सही कहीं पर भी नज़र नहीं आती। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें देखे आप तो 3 स्टार 5 स्टार होटल जैसी आज स्कूलें बनी है, लेकिन वहाँ के टीचर को देखा जाए तो टीचर के ये हाल है बेचारे के कि आप जानते हैं इस बात के, भाई मतलब मैं, आप सभी, पूरा समाज का वर्ग ज़्यादा, आप नहीं, हम सभी जानते हैं कि क्या हाल है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाना। उन कक्षाओं को भी अनुदान तो है ही नहीं है, लेकिन सर को एक सीधा कि मैंने एक बिजनेस लगाया है, बस जितनी आवाज़ आएंगी उसमें से बार्टअप करना है, तो उसमें शिक्षण का शोषण कहाँ हो रहा है सर? उसके अंदर जो आ रहा है बच्चों से, सरकार के ठीक है बहुत ज़्यादा रखे हुए, लेकिन उन्होंने जब जहाँ जॉब पे जा रहे हैं उनको पता है मुझे क्या मिलना नहीं सर। उसके अंदर जो है, अब देखिए बहुत सारी स्कूलें वाले जो है, मतलब प्राइवेट स्कूल, खासतौर से नॉन ग्रांटेड स्कूल है इंग्लिश मीडियम की, सर उनकी आप फीस देखिए ना। कहीं जो मामूली भी स्कूल है तो 25 से 30 हज़ार एक बच्चे की उनकी फ़ीस है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, कहीं पर तो उससे भी ज़्यादा है, डोनेशन अलग, उसके हिसाब से पेमेंट कहाँ है सर? हज़ारों बच्चे हैं। मुझे एक, आप शिक्षक की समस्या लेने जा रहे हैं, यदि किसी को वहाँ पे समझो 10,000 पे रखा हुआ है, उसको 10,000 में नहीं करना है तो 10,000 में पीछे 25 लोग काम करने को तैयार हाँ है ना वो सर। तो फिर सर वो भी बता रहा हूँ ना मैं, उसके अंदर शासन की कहीं ना कहीं नीति है ना सर। अपने यहाँ मालूम है कि अमरावती में भाई ज़रूरत है यहाँ पर हर साल 200 टीचर की। हम 200 टीचर को यहाँ पर अमरावती में, 100 टीचर्स को अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पूरे कहीं ना कहीं एडजस्ट करते थे। कितनी स्कूलें हैं हमारी, जैसा इंजीनियरिंग का, एजुकेशन का यही हो गया ना सर। नियोजन जो होना चाहिए था वो नहीं होने की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले ये था कि भाई हम अगर गांव में मोहल्ले में एक आधा इंजीनियर है, कोई पूछने आता था कि इंजीनियर साहब का घर है, तो 10 लोग बता देते थे वो है। अब तो ये हालत है कि भाई गली गली में आपको दिख जाएंगे, पूछने वाला है पूछता, भाई पूछने वाला भी इंजीनियर रहता और बताने वाला भी इंजीनियर रहता। ये हाल एजुकेशन का, मतलब सर जैसा भाई मार्केट का और बिजनेस। कहना चाह रहे, मेरा कहने का चाहते टीचर्स आप, हाँ आप जो बोल रहे हैं ना कि 10,000 में करना है तो 25, गवर्नमेंट ने बीएड कॉलेज और एजुकेशन डीएड कॉलेज इतने खोल दिया था। डीएड कॉलेज का तो ये हाल हो गया कि बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है। पहले ये था कि 2.5-3 लाख रुपए देके डोनेशन दे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी, आज जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रही। जितना इनपुट था उतना आउटपुट भी था, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता था बच्चों का, आज नहीं हो रहा है। बीएड और डीएड में भी वही हाल है, डीएड बीएड इतने गवर्नमेंट ने खोल दिया, वहाँ पर भी जॉब कर। आपका ये कि जो इतने एक्स्ट्रा कॉलेजेस वगैरह खुले हुए उनको बंद करवाएंगे आप ज़्यादा जरूरत से? बिल्कुल, जो क्वालिटी वाला वो रहेगा, जो क्वालिटी वाला नहीं सर, वो जो करेगा वो टिकेगा, जिसका कुछ नहीं है सर। होटल लॉज और गार्डन में और गोडाउन में बीएड कॉलेज डीएड कॉलेज पॉलिटिकल लोगों ने। शिक्षा को सुधारेंगे या शिक्षक को सुधारेंगे? शिक्षा को भी सुधारना है, शिक्षक को भी। शिक्षक सुधरेगा तो ही शिक्षक सुधरेगी सर। अभी मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं ही बच्चों को अच्छा तैयार करूँगा ना। मैं सेटिस्फाई नहीं तो मुझे तो फॉर्मेलिटी करना है भाई। 30 मिनट का 40 मिनट का मेरा पीरियड है, मैं एचएम ने बताया, मैनेजमेंट बताया, मैनेजमेंट मुझे इतनी पेमेंट दे रहा वैसा। लेकिन अगर उसको अच्छा किया जाए, जैसा कि आप लोग व्हाट्सअप पे इस पर मैसेज पढ़ते होंगे, अदर कंट्री में कितना सम्मान है टीचर का, वो सम्मान टीचर को मिलना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रतिनिधि हमारा चाहिए। मेन तो अभी इसके अंदर सर जो शोषित हो गया है टीचर,
आज मैंने प्रतिनिधि जैसे आप बता रहे कि शिक्षकों को प्रतिनिधि, चुनाव तो शिक्षकों के प्रतिनिधि का ही है ना। हाँ हाँ हर जो भी आता है, हर जो भी अभी जैसे आप बोल रहे हैं और भी सबको शिक्षकों का भला करना है। हाँ। लेकिन एक बार चुन के आने के बाद में क्या होता है सर? अभी तक जितने भी टीचर आए खोटे सर के बाद जो भी आए वो संस्था चालक है सर। संस्था चालक तो पहले से हाकिम है और बाद में फिर भी वो अब जितने भी संस्था चालक है उनके यहाँ काम करने वाले कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ अंडर प्रेशर में रहते हैं। शिक्षक होने के नाते मैं तो सर एक निवेदन करूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस प्रचार माध्यम के गवर्नमेंट से कि भाई शिक्षकों का जो निवडणूक है, शिक्षकों का इलेक्शन है, उसमें ऐसा नियम बनाया जाए कि सिर्फ शिक्षक ही उसमें खड़े हो। भाई शिक्षक का प्रतिनिधि जा रहा है ना। शुरुआत में बोला कि इसमें कोई मतदार संघ कोई भी आके खड़ा हो सकता है ना सर। कोई भी खड़ा हो रहा है, संस्था चालक हो रहा है, जिसका मत नहीं है वो भी खड़े हो रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है वैसे भी लोग खड़े हो जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी संगठन तैयार करता है वो भी इसमें शोर मचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, संगठन बनाकर वो खड़े हो सकते हैं इसका, लेकिन आम लोग जो आ रहे हैं सर इसके अंदर, जैसा आपने बताया कि पहले किधर होते थे, क्या होते थे, मालूम भी नहीं पड़ता था। आज आम लोगों में ये इलेक्शन जा रहा है। ये इलेक्शन एक तरह का पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, एक तरह से एक सामाजिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई शिक्षकों की समस्या हल करने के लिए शिक्षकों का प्रतिनिधि सदन में पहुंचना चाहिए। तो मैं तो निवेदन करूंगा शासन से कि शासन ने इसके लिए कड़क नियम बनाने चाहिए। निवडणूक आयोग ने एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि शिक्षक है तो ही उसने इस निवडणूक में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसने ही इसमें खड़े, शिक्षकों की कहीं ना कहीं उसको टीचिंग एक्सपीरियंस टीचर का होना चाहिए। उसको एक बिना अनुदानित के अलावा और क्या मुद्दा हो सकता है? और ये है कि सर बिना अनुदानित वाले कितने लोग होंगे और सर वोट पे कैसे चुन के सर 12,500 रजिस्ट्रेशन जो है बिना अनुदानित वाले के, ये इलेक्शन में बिना अनुदानित वाले ही फैसला करेंगे। जिनके साथ वो रहेंगे वही कैंडिडेट चुनकर आएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर उनके। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा सर, जो संस्था में काम कर रहे हैं टीचर वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रहता है सर। संस्था चालक जो है आजकल तो इतना माहौल बन गया है संस्था चालकों का। कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी है जो सिर्फ सेवा भाव से ही एजुकेशन का दान मतलब ज्ञान दान का पवित्र कार्य कर रही है। कुछ लोगों ने तो आपने बताया जैसा कि दुकानदारी वाला मामला हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एडेड जो मतलब स्कूलें हैं वहाँ पर टीचर और क्या पढ़ा रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने अच्छे बच्चे तैयार किया, इस पर ना ध्यान देते हैं संस्था चालक। उसकी पेमेंट कितनी हो गई, उसको कौन सा काम आ गया, उसकी सैलरी कितनी है, ये सारे उनके सामने प्रॉब्लम आ रहे हैं। टीचर इतना टेंशन में है, मैंने देखा हूँ हमारे हज़ारों स्टूडेंट संपर्क में हैं जो अच्छी जॉब पर है, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर रहता है उसकी तरफ, इतना टेंशन में रहता है कि वो क्या पढ़ा रहा है उसको मालूम ही नहीं। ये सिर्फ बिना अनुदानित वाले, अनुदानित की बात कर रहा हूँ सर मैं, जहाँ पर हज़ारों रुपये महीने की जब पेमेंट लग रही है मैनेजमेंट को कि भाई हमारे वजह से, जबकि वो मालक नहीं, एक साधन है, लेकिन उनको लगता है कि हमने मैनेजमेंट खोले तभी उसको हज़ारों रुपये, लाखों रुपये, आज तो लाखों रुपये तक पेमेंट हो गई है टीचरों की, जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल के टीचर्स की। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लगता है कि भाई हमारे वजह से कमा रहा है, इसने कुछ ना कुछ। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट आज लखोपति करोड़पति कोई बिजनेस नहीं है मैनेजमेंट वालों का, वो करोड़ों के कारोबार है उनके। क्या उनके घर में को उनका खानदानी अगर देखा जाए तो कोई इतना पोस्टनी कोई दौलत नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर उनको कहीं से मैनेजमेंट के भरोसे बस शिक्षा इतना एम्पायर खड़े कर दिए ना सर, की भी उन्नति की, अपनी भी उन्नति, अपनी ज़्यादा की, शिक्षा की तो की नहीं सर। और शिक्षकों का शोषण हुआ उसमें। आप देखिए बहुत सारे मैनेजमेंट, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं भी अच्छी। अनुदानित का जो आप मुद्दा लेके चल रहे हैं जी सर, आपको करना है, लेकिन आपको भी पता है कि आपके अकेले का बस का नहीं है। जी सर, सरकार जब तक नहीं चाहेंगी तब तक नहीं होगा। लेकिन सर उसके ऊपर बोलना, हाँ बोलना पड़ेगा। तो भाई अकेले के बोलने से काम नहीं होगा ना आपके, नहीं उसके और भी आपको समर्थन सर। मैं अकेला राजनीतिक पार्टी के साथ जाऊंगे नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा ना सर, वहाँ पर और भी शिक्षक आमदार है ना, पूरे आते हैं ना सर, वो सभी मिलकर बात करेंगे और सभी के कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। अभी तक नहीं होता था सर ये मुद्दा। शासन ने तो देना चाहिए तो क्वालिटी के हिसाब से ही, जहाँ पर ज़रूरत है तभी वहाँ पर स्कूल दो और अनुदानित दो। फंड जमा करना है उनको, गवर्नमेंट के पास में उतने रिसोर्सेस चाहिए, वापस अनुदान रिसोर्स है सर, सब है चाहिए बहुत सर। और उसके साथ में जो स्कूल आप बता रहे हैं कि भाई उसका ग्रेड भी नहीं है, उसको कौन फाइनलाइज करेगा कि उसको अनुदान देना नहीं देना? ये सारी सर इसके आसान लग रहा है कि आपको सर कह दिया कि अनुदान दे दो। सर इसके लिए संस्थाएं काम कर रही है ना सर। मानव संसाधन मंत्रालय सेंटर में बैठा है, अपने यहाँ पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर ही काहे के लिए रहता है सर, सेक्रेटरी। आप एवरेज रखा जाए कि 100 संस्था 100 स्कूल है, उसमें से करीब करीब 40 से 50 बिना अनुदान, शायद 60 भी हो सकता है, 40 से अनुदान की है। और इतने सारे स्कूल में जैसे आपने बताया कई जगह तो स्टूडेंट भी नहीं मिलते, सिर्फ ये कई जगह तो सिर्फ नक्शे पे स्कूल है, बड़ी स्कूलें भी नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं रहते, लेकिन सारा का सारा चलते रहता। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अनुदान किसको देना नहीं देना ये तय करना है। और ऑलरेडी जो पुरानी
स्कूलें चलती आ रही उनको तो अनुदान जा रही है। मिलता ही है। अब समझो सरकार ने नहीं माना अनुदान का मुद्दा, तो उसको पर्याय व्यवस्था क्या रहेगी आपके पास? सर अनुदान का मुद्दा नहीं मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शासन ने अगर अभी तक नहीं माना ना, अभी तक नहीं तो सर, बिना उसके वो अनुमति बिना अनुदानित ना दे रहे आपको। अभी तो अनुमति आपको जो मिलती है अभी तो स्टैंप पर लिखकर राइटिंग में एफिडेविट करके ले रहे संस्था चालक से कि मैं अनुदान लेकिन सर ये इसके अंदर सर ज्यादातर जो है ना, ये संस्था को यदि अनुदान नहीं चाहिए तो आप उनके पीछे क्यों पड़ते हो? नहीं, संस्था को नहीं चाहिए, लेकिन संस्था का सर उसके अंदर जो काम कर रहा है उसका ज्यादा शोषण हो रहा है ना सर समाज में अच्छा वर्ग ही तैयार नहीं हो रहा ना। हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तभी वो अच्छे नागरिक बनेंगे ना सर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको क्या किया जा रहा है शासन के सामने? आज मालूम है आप लोगों को, आपने देखा होगा, मुझसे ज़्यादा आपको अनुभव है। शासन ने इससे पहले 10 साल पहले 15 साल पहले 99 में भी स्कूलें दी थी तो वो अनुदान, उसके बाद जो दिया गया तो 100 रुपये के स्टैंप पर लिख कर दिया गया भाई अनुदान नहीं मांगूंगा। कायम था तो बिना अनुदानित ऐसा किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब कायम हट गया, उसमें बिना अनुदानित हट गया, उसके बाद से बिना हट जाएगा, वो भी अनुदानित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन ये 20 साल जो गुजरे सर, फ़ायदा 20 साल पहले नहीं हुआ मैनेजमेंट वाले का, 20 साल बाद हो जाएगा, लेकिन 20 साल में जो शिक्षक वर्ग ने काम किया सर उसका तो शोषण हुआ, उसका तो हुआ। ये नहीं होना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हम सोल्यूशन निकाल सकते, रिसोर्सेज है सर, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा, और ना ही उसका सही तरीके से उसको बहुत सारी संस्थाएं ऐसे राजनीतिक लोगों की, हाँ वही है ना, संस्थाएं राजनीतिक, और जहाँ राजनीतिक लोग हैं उनको अनुदान मिला क्या नहीं मिला क्या, कहीं ना कहीं से अपना एडजस्टमेंट करके स्कूल चला ही लेते हैं। वो स्कूल चला लेते हैं, मतलब बोले तो संस्था और नाम उनका चल जाता है ऐसे, लेकिन काम करने वाले का तो सर हाल हुई तो है ना सर। आज आप देखेंगे तो आपका चुन के आने से शिक्षकों को क्या फायदा होगा? सर शिक्षकों को ये फायदा होगा कि मैं शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर करना चाहता हूँ। समाज में जो उनका आज संस्था चालकों ने उनको अपना निजी सेवक समझ लिया, वो सम्मान जो है उनका वो दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात सर, आप मेरी बात पर आपको एक वो होगा, ताज्जुब होगा सर, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए या फिर ये काश्तकारों के बाद अगर सुसाइड करने वाला वर्ग कोई है तो वो शिक्षक है सर। आज सबसे ज़्यादा शिक्षक सुसाइड कर रहे हैं सर। शिक्षक एक सम्मानपूर्व पद है, समाज को मतलब तैयार, आज एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो सर, वो बगैर शिक्षक के तैयारी नहीं हो सकता ना। अच्छा व्यापारी हो, अच्छा नागरिक हो, बगैर शिक्षक की तैयारी नहीं हो सकता, और समाज ने और शासन ने उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर दिया। आपका आर्थिक रिसोर्सेज बराबर नहीं रहे तो शिक्षक भी आत्महत्या की तरफ जा हो रहा है सर। मैं बता रहा हूँ मुद्दा आर्थिक के अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें, शिक्षक का और सर हो सकता है सर। वो जब है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम का मुआवजा नहीं मिल रहा तो मैं तो डिप्रेशन में रहूँगा ना सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, काश्तकार के बाद अगर सुसाइड किसने किया ज़्यादा तो वो शिक्षक वर्ग है। वो बिना अनुदानित वाले हैं, कुछ अनुदानित वाले भी है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना प्रेशर आया था कि उनको ऐसा करना पड़ा, डिप्रेशन में जाके। पेमेंट थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना डिप्रेशन था उसके बाद हो रहा है सर। और अभी तो ये लॉकडाउन में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ निजी संस्थाओं में काम करने वालों का, गैर अनुदानित वालों का, कि सर कहीं छोटे मोटे काम करे हैं सर शिक्षकों ने, संस्था चालकों को फीस जमा नहीं हुई, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अभी जैसे लॉकडाउन सॉरी का एक अचानक से बहुत बड़ा अपने सामने प्रॉब्लम खड़ा हो गया? जी सर। अनुदानित वाले शिक्षक है, उनको पूरी पगार मिली, बिना अनुदानित वाले तो अपने इसमें से थोड़ा सा दे दे कि भाई तू मेरा भाई है, तू भी मेरे साथ में चल करके। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा बोले आपने। क्योंकि देखो ना, पूरे समाज में आपने देखा कि लॉकडाउन की तरफ जिसके पास था उसने दूसरों को ले जाकर दिया सर, ऐसा हुआ। शिक्षक वर्ग में ये भावना लेकिन नहीं सर, शिक्षक वर्ग ने भी दिया। अब शिक्षक वर्ग ने शिक्षकों को ही दिया, ऐसा नहीं है पास पड़ोस में कोई गरीब है। आज तो सर शिक्षक तो हमेशा देने का ही काम करता हो, ज्ञान हो या आर्थिक हो। नहीं लेकिन जैसा स्पेशली जैसा भाई बैलेंस करके तो चलाया जा नहीं, लेकिन सर अब जैसा इसके अंदर एक तरह से ये भी बात आती है, मुझे जो देना है मैंने दे दिया, मैं ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला शिक्षक था उसको ही दूँ, वो एक गरीब आदमी उसको भी दे सकता है। जनरली आजकल तो वैसे ही मामला हो गया हर शिक्षक के बाद जो भी है। लेकिन ये सोच के भाई शिक्षक अनुदानित वाले ने, ये तो सर आजकल समाज का माहौल ही ऐसा हो गया। एक भाई बहुत अच्छा करोड़पति है, दूसरा भाई गरीब है, तो जितनी मदद करना उतनी मदद करता है। भाई मेरे पास 100 करोड़ है, तू 25 करोड़ ले ले या 50 करोड़ ले, ऐसा समाज में है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं है ना, जनरली ऐसा मेंटेलिटी रहती, लेकिन मदद करनी चाहिए, इस बात से मैं समझ। जी सर, 36,000 वोट है जी, 25,000 के आसपास पोलिंग हुआ ऐसा मुझे लगता है। चुन के आने के लिए पहली पसंद के 12,000 वोट लगते हैं जी सर, कम मुझे लगता है। क्या सोर्सेस आपका वोटिंग? सर अभी जो आपका है वो आपका जो है उसके अंदर मैं आपको माजरत चाहूँगा। रियलिटी है सर कि 35,364 वोट अभी तक रजिस्टर हो गए हैं, 35,364 वोट। और अभी तक का जो रिज़ल्ट है वो 50% 55% ही पोलिंग होता है। अगर हम इसका 50% भी पकड़ते हैं तो 18,000 के लगभग पोलिंग होगा।
लास्ट टाइम जो उम्मीदवार चुन के आए थे उनको 12,000 समथिंग कुछ वोट्स मिले थे, लेकिन वो दूसरे नंबर के ज़्यादा थे उसमें। और मेरे पास भी जो सोर्स है, अभी बहुत सारे मतलब 28 कैंडिडेट आज की डेट में हैं। 17 तारीख को कुछ लोग नाम वापस लेंगे, तब पूरा समीकरण क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे एक अंदाज़ के मुताबिक मुझे जो अनुभव मुझे लग रहा है उसमें 20 से 22 कैंडिडेट इस मैदान में रह सकते हैं, मतलब 20 के लगभग रह सकते हैं, 15 के ऊपर ही रहेंगे। तो 15 में 5-7 उम्मीदवार जो है बहुत ज़्यादा दमदार हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो है आर्थिक रूप से उनके संपर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा जो संपर्क है सर, मैं सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप अपने संस्था चालक है, ज़्यादातर संस्था चालक सर इसके अंदर उम्मीदवार है, और मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई शिक्षक का ही प्रतिदिन ये होना चाहिए, शिक्षक के आमदर के लिए। तो मैंने सभी लोगों से ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है भाई आपके संस्था चालक है, आपके लोग हैं, आपका प्रतिनिधि, आप उनको पहला दीजिए। सर वोट जो है मल्टीपल चॉइस है ना, ज़्यादा वोट दे सकते हैं, तो पूरे दे सकते हैं, 5-7 जितने भी लोग खड़े रहेंगे, 22 के 22 लोग। तो मेरा मैं ज़्यादातर बोला भाई ठीक है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने प्रतिनिधि को पहला दीजिए, दूसरा वोट मुझे दीजिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सहमत भी हो रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप अपने प्रतिनिधि को पहला दीजिए, दूसरा वोट मुझे दीजिए। शिक्षकों के हक के लिए लड़ रहा हूँ मैं, बिना अनुदानित वालों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये लोग सभी साथ देंगे। और इस इलेक्शन में मीडिया से और इसके ज़रिए मालूम पड़ा कि 12-13 हज़ार के लगभग जो है बिना अनुदानित शिक्षकों के वोट्स हैं सर रजिस्टर, और वही फैसला करेंगे, वही अच्छा प्रतिनिधि चुन के देंगे, ऐसी ही आशा है। हमारा साथ थे डॉक्टर मुश्ताक भाई शाह, जो शिक्षक मतदार संघ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुद्दा इनका बिना अनुदानित जो जहाँ पर शिक्षक काम कर रहे हैं उन शिक्षकों का शोषण रोकना मुख्य रूप से इन्होंने अपना मुद्दा बनाया। अब समय बताएगा कि यह मुद्दा कितना कारगर होता है, या जैसा कि मैंने बताया कि पिछले चुनाव से इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीति आ गई, पूरी राजनीति गई। शिक्षकों का चुनाव सिर्फ मतदान करने तक शिक्षक है, लेकिन शिक्षकों का मतदान जो संचालित हो रहा है वह सिर्फ शिक्षकों तक है, संस्थाओं तक सीमित नहीं है, पूरी राजनीतिक पार्टियां सभी चीज़ इसमें आ गई है। तो साम दाम दंड भेद में कितने मुश्ताक भाई उतर पाते हैं तो वक्त बताएगा। सिटी न्यूज़ में आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।